जय हिंद। आशा करते आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज से जैसे हम आपसे बोले थे कि आज से आपके लिए जो क्लास आएगी वो पेट के हिसाब से ही आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलेबस जो कंप्लीट कराएंगे तो ये केवल पेट में ही आएगा। जब भी आप इस चैप्टर का किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस क्लास से आपका सॉल्व हो जाएगा, वो किसी भी एग्जाम में आए। ऐसा नहीं कि अगर ये हम पेट के लिए ला रहे हैं क्लास तो इसमें हमेशा से क्लास आपको पेट के लिए ही चलेगा। कोई भी जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो कहीं के भी हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, पर यहाँ पे इस टाइम जो क्लास आएगा वो पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो जिसमें कि रीजनिंग का हमारा पहला ही चैप्टर दिया है बृहत एवं लघु के नाम से। अब इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपका प्रीवियस नॉलेज है। आपके पास कितनी जानकारी है आप क्वेश्चन उसी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें अरेंज करने के लिए सिर्फ 2 ही 3 तरीका है। या तो आपको लिखेगा कि अर्थपूर्ण तरीके से अरेंज करिए, या फिर बोल देगा आरोही क्रम में, या फिर बोल देगा अवरोही क्रम में। कंफ्यूजन आपका सिर्फ यहीं पे होगा कि आरोही और अवरोही यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए भी आप ये समझिए, आरोही लिखा है इसका मतलब यहाँ पे छोटा दिख रहा है अवरोही से। जब इससे छोटा दिख रहा है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। क्लियर? यहाँ पे छोटे लेटर में है, इसका मतलब कि छोटे से बड़े की ओर पे जाना है। अवरोही में भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बड़ा है तो इसका मतलब बड़े से हमको छोटे की ओर जाना है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। अब कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आरोही का मतलब घटते से बढ़ते क्रम में और अवरोही का बढ़ते से घटते क्रम में। ये कॉन्सेप्ट आपका आज से क्लियर। आप इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही ध्यान देना है। इसके बाद जब अब हम आपके सामने सिंपल क्वेश्चन जो लाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा कितने आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपको उस क्वेश्चन के प्रीवियस नॉलेज आपके पता हो। जैसे कि अगर हम साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करवाएं तो वहां पे अगर हम ऑप्शन में दिए हैं पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, तो आपको पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। या फिर दूसरा बोल देगा एक क्रम से जाए सूर्य के हिसाब से, तो अब सूर्य से बोला और वहां पे भी आरोही अवरोही बोल सकता है। अगर वो आरोही बोले यानी नजदीक से लाइन से लेते चलना है, और अवरोही बोलेगा तो पीछे से वापस आते चलना है सूर्य की तरफ। तो ये आपके कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज कितना है। अब इसका हम लोग देखते हैं सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा पहला क्वेश्चन जैसे दिया है कि अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें, मतलब कि इसको इस हिसाब से हमको अरेंज करना है ताकि इसका कोई एक मीनिंग हमको निकल के सामने आए। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल के रूप में है कि शिशु वेतन रोजगार विद्यालय और महाविद्यालय। अब ऐसा ही क्वेश्चन लिखा और इसके नीचे या ऊपर कर नंबरिंग दिया होगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दे दिया और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो ऑप्शन जब देता है तो उससे हमको और आसानी होता है। जैसे कि अगर हमको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, केवल कुछ ही नॉलेज है, तो उससे भी हम अरेंज करके क्वेश्चन को निकाल लेंगे। लेकिन अगर बिना ऑप्शन के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हमको सारे शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर ऑप्शन है तो वहाँ पे अगर हमको कुछ शब्द के नहीं भी पता है तो हम ऑप्शन देख के उसको आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे समझते हैं पहला क्वेश्चन दिया शिशु वेतन रोजगार विद्यालय और महाविद्यालय। इसमें क्वेश्चन से पूछने का आपका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे किस क्रम में सजाएं कि एक अपना अर्थ निकाल देंगे। जैसे अब देखिए इसमें अब इसका एक क्रम कैसे निकलेगा, जैसे कि नंबर 1 पे पहले क्या होना चाहिए, एक शिशु होना चाहिए, तो नंबर 1 पे पहले कौन आ जाएगा, शिशु आ जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि उसके बाद उसको वेतन या रोजगार मिलना चाहिए, तो अब शिशु है तो पहले विद्यालय तो जाएगा, तो यानी कि पहले स्कूल चला जाए वो विद्यालय चला जाए दूसरे नंबर पे। उसके बाद विद्यालय चला जाएगा तो उसके बाद कॉलेज में भी जाएगा, तो कॉलेज में जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाविद्यालय, वहां पे चल जाए तीसरे नंबर पे। उसके बाद जब महाविद्यालय से निकल के आएगा तो क्या उसको वेतन मिलने लगेगा, नहीं, उससे पहले उसको क्या करना होगा, रोजगार। तो उसके बाद वो रोजगार करेगा और उसके बाद जब रोजगार करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो ये हमारा एक क्रम बन गया, यानी पहले नंबर पे शिशु,
दूसरे नंबर पे विद्यालय, तीसरे नंबर पे महाविद्यालय, चौथे पे रोजगार और पांचवे पे वेतन। तो ऐसे रिलेटेड में ऑप्शन में कौन है? देखिए पहले आपको देखना है कि पहला और दूसरा क्रम से हो, तो पहले नंबर पे और 4 नंबर ये दोनों आसपास में हमको दिखाई देने चाहिए। पहले ऑप्शन में पहला दूसरा है, यानी ये ऑप्शन तो कट जाएगा। 2 3 है, ये भी कट जाएगा। 5 4 है, ये भी कट जाएगा। यानी एक ऑप्शन ही बस हमको दिखाई दिया, 1 और 4 वाला। तो यहाँ पर हमको बाकी और ऑप्शन से पीछे मिलाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यहीं पे 2 हमारा मिल गया, और जैसे 2 मिला और ये वैसे ही हम टिक मारेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्लासरूम के अंदर तो बैठे नहीं है, अभी हम लोग कह रहे हैं एग्जाम हॉल के अंदर तो बैठे नहीं है, अभी हम लोग कहाँ हैं? क्लासरूम में। जब क्लासरूम में है तो इस चीज को हम लोग पूरे डिटेल में समझें कि आखिर में कैसे अरेंज हो रहा है। तो 4 के बाद कौन सा आना चाहिए? 5 आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। उसके बाद कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक, तो ये एक क्रम बनाया जिससे हमको पता चला कि पहले शिशु होता है, फिर विद्यालय जाता है, फिर महाविद्यालय, फिर रोजगार करता है, फिर वेतन मिलता है। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाला ऑप्शन में दिया है दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। अब इस क्वेश्चन में एक क्रम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब दूसरे वाले में दिए दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमको कौन दिख रही है? गाय। कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? गाय। उसके बाद गाय होगी तो उसको कुछ खाना चाहिए, तभी तो दूध देगी। यानी कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा? घास। और जब घास आ गया, घास खा ली, तो उसके बाद वो क्या देगी? दूध देगी। तो तीसरे नंबर पे दूध देगी। अब इस दूध से ही तो हम लोग क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। या पहले मक्खन बनाते हैं? नहीं, मक्खन बनाने के लिए पहले दही बनना जरूरी है। तो दूध के बाद क्या बनेगा? दही। और दही से फिर हम मत के क्या निकाल लेंगे? मक्खन। तो ये क्या बना? हमारा एक क्रम बना जिसमें कि गाय क्या खाएगी? घास। घास खाएगी तो दूध देगी, दूध से फिर दही बनेगा, और दही से क्या निकलेगा? मक्खन। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया होगा उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। समझ में आया? यहाँ पे हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपका नॉलेज और गेन हो। बाकी हम बता दिया आपको कि जब ऑप्शन आपके सामने रहेगा तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। अगर हमको पांचों के बारे में नहीं जानकारी हो कि पहले दही आएगा या मक्खन आएगा, इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन हमको घास, दूध और गाय के बारे में जानकारी है, तो हम इतने से भी ऑप्शन में अगर मैच कर जाए तो हम वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है शब्द, वाक्य, वाक्यांश, अक्षर और पैराग्राफ। अब देखो इस क्वेश्चन को कौन लड़के कर पाएंगे? वही कर पाएंगे ना जिनको पता हो कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होना होता है, और शब्दों का निर्माण या वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। उसी बेस पे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें हम आपको कुछ नया तो बताया नहीं रहे, बस कैसे अरेंज करना है, इसका सही तरीका क्या होगा हम वो आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? अक्षर। सबसे छोटा मूलभूत क्या होता है? अक्षर। जैसे कि क, ख या ए या बी, कुछ भी पहले एक अक्षर ही तो लिखना जानते हैं हम लोग। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? अक्षर। अब अक्षरों से मिलकर ही क्या बनता है? शब्द। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, शब्द खुद अपने आप में एक शब्द है। तो दूसरे नंबर पे, क्योंकि वो 3 अक्षर से मिलकर बना है, वैसे जो बना है रियल में वो 2.5 अक्षर से। ठीक, उसका शब्द क्रम जब तोड़ना हिंदी में बताएंगे तब देखा जाएगा कि उसमें कितने वर्ड आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हो गया दूसरे नंबर पे शब्द। अब जब शब्द बनेगा तब उसके बाद देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा? जिन लड़कों को वाक्य और वाक्यांश और पैराग्राफ के बारे में पता हो, पैराग्राफ तो समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा होता है, इसको निकाल दो, लेकिन इस वाक्य और वाक्यांश में से पहले कौन आएगा ये बताओ। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? अंश। यहाँ पे खुद ही जोड़ा हुआ है कि अंश, वाक्यांश यानी कि उसका छोटा रूप है। जैसे एक अर्थी समानार्थी शब्द हम लोग जो देते हैं वाक्यांश होता है, वो एक वर्ड में होता है जिसकी मीनिंग बड़ी होती है। यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा? वाक्यांश आएगा। चौथे नंबर पे वाक्य आएगा, और वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पैराग्राफ कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन अरेंज। लेकिन इस अरेंज करने के लिए हमारे पास पहले से नॉलेज होना चाहिए था कि अक्षर, शब्द, वाक्य, वाक्यांश क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है भ्रूण, शिशु, बच्चा, प्रौढ़ और किशोर, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए कि किस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे भ्रूण हम किसको कहते हैं? भ्रूण हम उसको कहते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं भ्रूण अवस्था। यानी कि सबसे छोटे वाले पे कौन आएगा? ये आएगा।
उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? शिशु। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा बच्चा। अब प्रौढ़ और किशोर में क्या आएगा? प्रौढ़ा अवस्था होती है एकदम लास्ट की, यानी कि बूढ़ा वाला, यानी कि चौथे नंबर पे किशोर आएगा और पांचवें नंबर पे कौन आएगा? प्रौढ़ आएगा। ये होगा हमारा अरेंज। कोई दिक्कत इसमें? अब छठा क्वेश्चन दिया है वर्षा, धूप, बादल और वाष्प। अब इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट किसको अरेंज हम पहले करें जिससे कि मौसम बने? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है कि धूप का निकलना जरूरी है। जब तक धूप नहीं निकलेगा तो वाष्प बनेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए? धूप। तब क्या होगा? वाष्प होगा। वाष्प होगा तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। और बादल बनेगा तभी तो वर्षा होगी। यही तो एक क्रम बना रहा है। आपको बस यही देखना है कि इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे पहले आए। अब यहां पे हम बादल से या वाष्प से वर्षा से चालू करा दे तो फिर धूप का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो अर्थ एक निकालना है हमको ना। वहां लाइन स्टार्टिंग में ही बोला कि अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाना है इसको। तो ऐसा शब्द हमको बनाना है जिससे बस क्वेश्चन का ऑप्शन जब अरेंज करें तो उससे एक मीनिंग निकले कि उसका एक क्रम है, इस क्रम से चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसमें आरोही और अवरोही वाला, उसके लिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पूछा हमसे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि आरोही का मतलब क्या होगा? छोटे से बड़े की ओर जाना है। अब इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया है। अब पहला वाला क्वेश्चन दिया है दादा, भाई, पिता, पुत्र और पौत्र। अब इसमें जब क्रम सजाने के लिए बोला है आरोही में, यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटे को अगर पहले देखेंगे तो सबसे छोटे इसमें कौन होगा? पौत्र। पुत्र क्या होगा? सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन होंगे? फिर पुत्र होंगे। और पुत्र के बड़े कौन होंगे? भाई होंगे। और भाई से बड़े पिता, और पिता से बड़े दादा। यही क्रम हमारा सजेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। बस इसमें अब क्या करना है हमको? छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है। अब उसके बाद दिया है केवी, जीबी, एमबी, टीवी। अब हमको तो पहले नॉलेज यही होना चाहिए कि केवी में कौन छोटा या बड़ा होता है, केवी कितने कहा जाता है, या एमबी कितना होता है, जीबी कितना होता है, टीवी कितना होता है। ठीक, तो इतना लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज होगा कि किसको क्या कहते हैं। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आपके पास जानकारी होगी। जैसे कि सबको पता होगा केवी सबसे छोटा होता है, इससे छोटा दिया होता है तो बाइट भी लिखा होता है, और उससे भी छोटा पूछना होता है तो बीट लिखा होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चालू किया है केवी से, तो केवी के बाद क्या आता है? एमबी। एमबी के बाद आता है जीबी, और जीबी के बाद आता है टीवी। ये सबसे बड़ा होता है, टेराबाइट। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी, शुक्र, बुध और बृहस्पति में। अब इसमें हमको देखो आरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पे हमसे ये कहीं नहीं बोला कि सूर्य के हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम किस नहीं हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हम इसको 2 हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, ये एक कर सकते हैं इसको अरेंज हम लोग सूर्य की दिशा से, तो उससे भी एक क्रम बनेगा आरोही अवरोही का कि पहले जो नजदीक है उनसे लेके चलना है। दूसरा एक क्रम बनेगा इनके व्यास से, यानी कि इनके क्षेत्रफल और साइज से, कि इनका क्षेत्रफल कितना है इसमें से, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से अरेंज करना होगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन पे कि ऑप्शन किस हिसाब से अरेंज करवाया है। वो सूर्य के हिसाब से अरेंज करवाया है या फिर इनके क्षेत्रफल के हिसाब से अरेंज करवाया है। तो इसमें अगर हमको सूर्य के हिसाब से अरेंज करना हो तो सबसे सूर्य के नजदीक में कौन होता है? बुध। बुध के बाद कौन होता है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद यहाँ पे और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो चौथे नंबर पे कौन सा? बृहस्पति को अरेंज कर लेंगे। मंगल होता तो उसको पहले करना। ठीक, ये हो गया सूर्य के हिसाब से क्रम से। लेकिन अगर साइज के हिसाब से क्रम से बनाए तब उसके हिसाब से भी देख लेते हैं क्या बनता है। सबसे छोटे क्रम में बुध ही है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र से बड़ा पृथ्वी है, और पृथ्वी से बड़ा बृहस्पति, यानी कि उस क्रम से भी क्या बन रहा है? यही सेम ऑप्शन ही बन रहा है। तो इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक, ये क्लियर? अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जैसे पूछा है कि पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल, इनका एक क्रम क्या बनेगा? ठीक, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जड़। जड़ होगा तब निकलेगा उसमें तना,
और तना आएगी तो फिर क्या आएगा, पत्ती, पत्ती आएगा तो फिर क्या निकलेंगे उससे, फूल, और फूल के बाद ही क्या बनता है लास्ट में, फल। ये होगा हमारा एक क्रम जिसके हिसाब से हमको अरेंज करना है। अब इस क्वेश्चन में और बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा गया है, इसमें अब आरोही है तो अवरोही का होगा, उसमें बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में अब बताने लायक कुछ नहीं, बस ये आपके प्रीवियस नॉलेज पे ही पूरा डिपेंडेंट है कि आपको पहले से कितना पता है। आपको इतना अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको बस क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है। आप लोग परेशान थे इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में पता नहीं क्या पूछ दिया ऐसा कि आप लोग परेशान हो रहे थे कि कैसे करना है। अरे यार कुछ नहीं करना है, सब आपको पहले से पता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा आज ही से स्टार्टिंग किया होगा पेट की तैयारी के लिए। एटलीस्ट आप कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पुराने होंगे, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पुराने भी होंगे। तो आपके पास पहले से नॉलेज होगा, बस आपको क्लियर ये करना है कि इस एग्ज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग बस उतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो गया, अब रह गई बात इसकी प्रैक्टिस की। इसको प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए, तो इसके लिए आपको नया बुक नहीं लेना है। आप लोग पहले से तैयारी करें तो आपके पास रीजनिंग की बुक पहले से होगी। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा जिसके पास रीजनिंग की बुक ही ना हो, सबके पास होगी रीजनिंग की बुक। अगर जब रीजनिंग की बुक है तो हमको नया बुक क्यों लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लड़कों का एग्जाम ना होने का कारण क्या है इस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है, क्यों नहीं हो रहा उनका एग्जाम, उसके पीछे किताबें ही हैं, उन्हीं की वजह से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है। हर एग्जाम के लिए एक नया किताब उठा के लाएंगे और 10 किताब जुटा लिए, देखने में इतना बस माहौल बन रहा है कि रूम में, हाँ किताब तो भरा पड़ा है रूम में, और पढ़ना कोई किसी भी बुक से नहीं है। जबकि केवल वो एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिए होते ना, तब से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होता उनका सिलेक्शन रुकने का वजह ये है कि बहुत ज़्यादा किताब ले आना। अब पेट भी आया तो पेट के लिए 10 किताब उठा के ले आएंगे कि उसके लिए भी अलग से पढ़ना है हमको। क्यों पढ़ना है हमको अलग से? ये सिलेबस क्या आपके रीजनिंग में नहीं दिखाई देगा? आपको रीजनिंग की कोई भी बुक रखेंगे उसमें क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा इसका, स्पेशली आपको पेट के लिए ही चाहिए। पेट में अभी पिछले दो ही एग्जाम हुआ है उसमें, अब जब 2 एग्जाम हुआ है तो उसका प्रीवियस ईयर का कितना ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अभी इसके बाद जब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हर लेवल पे किस तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 10th लेवल पे वो आपसे ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कोई भी बेसिक रीजनिंग की जो बुक रखे हैं उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आपको कोई भी नया बुक पर प्रेफर नहीं करना है। हाँ, जब नया बुक जो कौन सा लेना है ये जब आपको ज़रूरी पड़ेगा तब हम आपको बता देंगे कि आप इस बुक पे प्रेफर कर लीजिए और इस बुक से पढ़ लीजिए। फिलहाल आपको कोई बुक नहीं लेना है, जो आपके पास रीजनिंग के बुक है उसमें इस चैप्टर को सर्च करना है कि कहाँ पे, और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि अब क्या है कि ये बहुत छोटा सा चैप्टर हुआ, इतने में बस हम आपको समझा दिए। अब हमारे पास क्या है, दिन जो है एकदम लिमिटेड है, हमको पहले से क्लियर है कि हमारा 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होगा। तो अब हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर छोटा चैप्टर है तो हम 2 छोटे चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर लें। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग समझते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लिए हैं समूहों से भिन्न को अलग करना। अब ये समूहों से भिन्न को अलग करना ये स्पेशली बस आपके पेट में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, बाकी रियल में जो रीजनिंग की बुक होती है उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे आपको सादृश्य दिखाई देगा, एनालॉजी दिखाई देगा, या भिन्नों को अलग करना, ये सब आपको दिखाई देगा वहाँ पे। तो ये खुद जब यहाँ पे ऐसे लिखा है समूहों को अलग करना, तो यहाँ पे आपको वो एक ही चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको वो मर्ज करके दिया है क्वेश्चन, सिर्फ एक ही चैप्टर से नहीं दिया है। जैसे कि इसका जो रैंकिंग वाला पोर्शन है उसमें वो सिर्फ आपसे रैंकिंग का ही क्वेश्चन नहीं पूछा, वो वहाँ पे आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन रैंकिंग में ही पूछेगा। आपको जब हम रैंकिंग की मास्टर वीडियो जब दिए थे उसमें हम आपको ये चीज़ क्लियर किए थे कि रैंकिंग, कंपेरिजन ऑफ रैंक और सीटिंग अरेंजमेंट, इनको अब क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो लड़कों को बस दिखने में लग रहा है कि ये एक चैप्टर है, पर इस एक चैप्टर में बहुत सारे जो एक ही तरीके के दिखाई देते थे। जैसे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हम एक मास्टर क्लास लिए थे जिसमें 6 क्लास 7 क्लास एक ही वीडियो में मर्ज थी, तो वैसे ही इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको एक ही में मर्ज करके वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें कॉमन चीज़ बस
कुछ पॉइंट ही होता है। जैसे कि इसमें आपको या तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक अलग होगा, मतलब कि 3 सिमिलर होंगे, एक उसमें से अलग होगा, वो ऑप्शन होगा, हमेशा से वही ऑप्शन होगा। उस एक को अलग करने के लिए वो नंबर में दिया है तो वहां पे स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, किसी भी संख्या में कुछ जोड़कर घटा लेना, ये सब वो करता रहता है। ये सब प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। उसके बाद एक चीज और इसमें पूछेगा, जैसे कि किसी भी देश का नाम दे देगा बहुत सारे, उन देशों में आपको ये देखना होगा कि उन देशों से अलग क्या होगा। जैसे कि वो 4 ऑप्शन दिया, उसमें से 3 देश ऐसे दिए जो एशिया के हैं और एक देश ऐसा होगा जो यूरोप से या अमेरिका से रिलेटेड होगा, उसमें आपको उसको अलग करना होगा। या हो सकता है कुछ ऐसा दे जिसमें आपको देश और राजधानी के बारे में जानकारी हो, अब वो आपसे वैसा क्वेश्चन पूछना चाहता हो। मतलब इसका कोई एक निश्चित दौरा नहीं है। और ये क्वेश्चन भी कहाँ पे डिपेंड है, आपके प्रीवियस नॉलेज पे, कि आपको पहले से कितना पता है, उसी बेस पे ये सारे भी क्वेश्चन होंगे। बस इसमें आपको बस समझना ये है कि इनको करने का तरीका क्या है, कि कैसे हम पहचाने कि सबसे अलग कौन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमारा 216, 729, 1331, 324, ठीक। अब यहाँ पे हमको देखने से ही एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 216 क्यूब है किसका, 6 का, 729 किसका है, 9 का, 1331 किसका है, 11 का। ये तीनों क्या है, क्यूब है। पर 324 क्या है, ये स्क्वायर है किसका, 18 का। ये चीज हमको कब पता चला, जब हमको पहले से स्क्वायर और क्यूब रूट पे पता है कि क्यूब रूट और स्क्वायर क्या होता है। जब ये हमको पता है तभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, वरना हर एक ऑप्शन को हम क्या कर पाते हैं, कुछ और सोचते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या दिया है, 169, 225, 36 और 64 ये दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और भी देखा जा सकता है कि भाज्य है या अभाज्य है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का टाइप किस हिसाब का है। जैसे यहाँ पे तो हमको साफ दिख रहा था ना कि यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे जब क्यूब हमको दिख रहा था तो वहां पे हम स्क्वायर वाले को छाट दिए कि ये स्क्वायर होगा, तो आंसर भी इसका क्या होगा, ये, क्योंकि ये भी सबसे अलग है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जब देखे तो उसमें क्या दिख रहा है, 169, 225, 36 और 64। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि 169 तो 13 का है स्क्वायर, 225 किसका आता है स्क्वायर, 15 का। उसके बाद 36 किसका आता है, 6 का। उसके बाद 64 किसका आता है, 8 का स्क्वायर। ये भी दिख रहा है हमको कि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन, कि यार यहाँ पे तो सारे के सारे स्क्वायर हैं, यहाँ पे अलग क्या है, क्वेश्चन को कैसे अब निकालेंगे। तो यहाँ पे ये बताओ, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, पर ये जो 64 है ये क्या सिर्फ 8 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब भी तो है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 ही तो होता है। बाकी और कोई लेटर्स देखो जो किसी और भी नियम में बता पा रहे हैं। 169 जो बता रहा है वो 13 का ही बता रहा है, 225 जो है वो 15 का ही बताएगा, 36 जो है वो 6 का ही बताएगा। पर ये 64 8 का स्क्वायर है, लेकिन 4 का क्या है, ये क्यूब है। तो यानी कि इसमें सबसे अलग कौन सा होगा, 64। ये होता है क्वेश्चन का लेवल। जैसे कि ये एक क्वेश्चन, ये जो आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करेगा कि आप किस एग्जाम में बैठे हैं। जब आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपको समझ रहा है कि आपकी मानसिकता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप क्वेश्चनों को रिलेट कर पाएंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक फॉर्म क्या दिख रहा है आपको, आप उसमें से भी निकालेंगे। जैसे पहले आपको तो स्क्वायर पता होना चाहिए, पर साथ में ऐसे लेटर्स पे भी कमांड होना चाहिए जो एक किसी संख्या का स्क्वायर भी है और किसी संख्या का क्यूब भी है। इसके बारे में जब हमारे पास नॉलेज होगा तब हम उस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मंडी परिषद में देखने के लिए मिलेंगे, पीसीएस लोअर में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो सब क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है सारा। तो ये गन्ना पर्यवेक्षक का था, और गन्ना पर्यवेक्षक की भी वैकेंसियाँ आती हैं किस पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। तो वो आपसे इस लेवल का क्वेश्चन का उम्मीद करता है। और जैसे ही क्लास 10th पे आएंगे तो वो आपसे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, जो मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए। इस चीज का अपने माइंड में लेना है। अगर आपसे कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप इसके लिए ना परेशान होइए कि पेट में हमारा घबराएगा,
वहाँ पे नहीं गड़बड़ होना है, क्योंकि वहाँ पे क्लास 10th पे ही आपका एग्जाम होना है। जब क्लास 10th पे आना यानी क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, डाउन होगा, उतने ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो परेशान नहीं होइएगा, आप उसको छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। अगर तब पर भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इस पे कुछ हमको बता दीजिए, तो हम उस क्लास को अगले वीडियो में जब बताएंगे तो आपका वहाँ पे डाउट क्लियर करा देंगे। ठीक, अब समझते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन में। यहाँ पे दिया है 17 1 और 4, 13 2 और 3, 26 1 और 5, 34 4 और 5। अब इसमें देखने से हमको अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो पर एक चीज हम देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 16 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। ये एक कॉन्सेप्ट दिखा। दूसरा कॉन्सेप्ट जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। क्लियर। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, यहाँ पे 5 का 25, 4 का 16, और यहाँ पे दिया ऑप्शन कितना 34, यानी कि ये गलत है। और ये तीनों एक क्रम तो बना रहे हैं ना। जब 3 ऑप्शन हमारे सिमिलर क्रम से बना रहे हैं, यानी कि चौथा वाला क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट सही है, चौथे वाले में ही कुछ गड़बड़ी है। ये मत सोचने लगना कि चौथा वाला गड़बड़ी आया है इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट दूसरा होगा, इनका अब कुछ और लगेगा, तो फिर तुम एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे और 2 घंटे का समय भी चल जाएगा। जबकि एग्जाम में 2 घंटा बहुत मिला है आपको। क्वेश्चन करने 100 हैं, जिसमें से सॉल्व करने वाले केवल 30 हैं, बाकी सब आपको पढ़ना है और टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये मत सोचने लगना कि यहाँ पे एक अलग आ गया तो अब इससे हम नियम बनाएंगे कि इसमें जो नियम बन रहा है वो हम चारों में सेट करेंगे। ये मत करने लगना। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सेट हुआ है 3 में सिमिलर है, चौथे में अलग है, तो ये अलग है, इसको आंसर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 का 63, 1 का 0, 5 का 124, 3 का 26, 2 का 15। ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें सिमिलर क्या देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे कि 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पे हमको 63 दिख रहा है, यानी कि 4 का क्यूब -1 है, 64 - 1 ही तो है, 63 आ गया। अच्छा, 1 और रेशियो 0 में हमको क्या चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, कि 1 का जो स्क्वायर होता है, 1 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब रहे या स्क्वायर रहे, कुछ भी पूछेगा उसका 1 ही आना है। और 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे 1:0, यानी कि दूसरे वाले पे भी नियम लग रहा है, यानी कि यही वाला नियम आगे तक का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है 5 और 124, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 -1 यानी 124। ये वाला भी लाइन हमारा क्या है सही है। अभी तक जो नियम हम लगाए हैं वही सही है। बस अब हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसमें ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक, 3 का हमको पता होता है 27, 27 - 1 26। क्लियर। 2 का बताओ कितना होता है 8, और यहाँ पे दिया है 15, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है गलत। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा वही, क्योंकि हमको क्या करना है सबसे अलग खोजना है। तो सबसे अलग कौन सा है वो, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है हमको कुछ अल्फाबेट। अब इसमें भी हमको क्या निकालना है सबसे अलग, कौन सा इसमें से एक अलग होगा जिसको हमको पहचानना है। अब यहाँ पे हम बार बार ये 2 चैप्टर जो हम स्टार्ट किए हैं आज, इसमें हम पहले ही बताएं कि ये आपके प्रीवियस नॉलेज पे ही बेस्ड होगा। अब यहाँ पे वो बच्चे ही ज़्यादा तेजी से कर पाएंगे जिनको अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होगी, और अल्फ़ाबेट के बारे में कितनी जानकारी वो अभी थोड़ी देर में पता चल रहा है आप लोग का भी। देखते हैं कितना याद करके रखती हैं आप लोग। अब पहला ऑप्शन जैसे है DVW, GST, JPQ, MNK। अब इनमें से हमको देखना है कि सबसे अलग कौन है। तो इनको देखने के लिए पहले इनका कोई मीनिंग निकल रहा है। GST को छोड़ दिया जाए तो किसी का मीनिंग नहीं दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे पहले हम लेटर्स देखते हैं कि किस पे क्या हो रहा है लेटर्स। तो D का प्लेस वैल्यू 4, V का
22, W का 23। ठीक, याद नहीं है, पता चल रहा है। रिवीजन किए बिना अगर कोई आदमी सोचे कि एग्ज़ाम पास हो जाए तो होने वाला नहीं है। रिवीजन करते रहना है, ये नहीं कि एक चैप्टर जो नया पढ़े पीछे वाला चैप्टर गायब, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पीछे जो रखे हैं उसको यहाँ पे रखना है कि पीछे जो पढ़ लिए वो भी यहाँ पे है और आगे वाला जो पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं कि इधर से आया और उधर से चला गया, तब तक काम नहीं बनेगा। अब जीएसटी का तो यहाँ पे क्या है 7, एस का 19 और टी का 20। उसके बाद जेपीजी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, जे का 10, पी का 16, क्यू का 17, एम का होता है 13, एन का 14 और के का 11। ये ऑप्शन दिखा हमको। अब इसमें जैसे ही हम प्लेस वैल्यू इनपुट किए हमको तुरंत एक चीज कॉमन समझ में आने लगा। बताओ वो क्या है? वो कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, पर यहाँ पे माइनस। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक भिन्न हमको दिखाई दे दिया। वो कौन सा होगा? MNK। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? MNK। पर इसको हम करते कब? जब हमको याद हो तब तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब हमको याद ही नहीं कि Q का प्लेस वैल्यू क्या है, S का प्लेस वैल्यू क्या है, हम क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? तो इस चीज पे ध्यान देना है, ABCD को याद कर लेना। और ABCD कैसे याद करना है ये हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं जब हम क्लास स्टार्ट किए थे। और जो हमारी YouTube पे पहली वीडियो होगी अल्फ़ाबेट्स का खात्मा या कुछ इस तरीके से, या कोडिंग डिकोडिंग का खात्मा कुछ इस तरीके से होगा, उसमें हम याद करने का सही तरीका बताएंगे कैसे याद होगा। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को याद करना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा, FGH ABC UVW CEG। अब इस क्वेश्चन को करने जाए तो यहाँ पे हमको भी प्लेस वैल्यू पहले याद हो ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट हमको क्या हो जाए। वैसे तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया, पढ़ते हैं कि यहाँ पे अलग क्या है, तो ये कमांड आपके अंदर भी आएगा, आप भी इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इस क्वेश्चन का नियम क्या होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कोई इतना जान जाए। लेकिन हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे अंदर क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो FGH है, F का प्लेस वैल्यू 6, 7, 8, 1, 2, 3। U का कितना होता है 21, 22, 23, 3, 5, 7। अब देखो वहां पे क्रम दिख रहा है 6, 7, 8, 1, 2, 3, 21, 22, 23, यहाँ पे 3, 5, 7, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन कौन सा है, ये वाला अलग है। पर यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब इन ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, इनका क्रम एक है, इनका क्रम अलग है, पर ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, वो ऑप्शन के रूप में हमको कूट दिया होगा, जैसे ऑप्शन ABCD बनाया होगा, वहां पे लिखा होगा A, इस पे भी क्रम लिखा रहेगा, जैसे इस पे लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा अलग है। और ऑप्शन में हमको दिया होगा इन्हीं में से A में दे दे 1, 2, 3, 4। ठीक, जब ऐसा दिया होगा तो इस पर क्लिक कर लेना। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या दे रहा है, USB LAN ROM DAD, ये दे रहा है हमको। अब जब ये दे रहा है तो यहाँ पे हमको क्या पहले प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन प्लेस वैल्यू से पहले हमको ये बताओ इसमें कुछ और चीज भी तो हमको कॉमन दिख रहा है। ऐसा थोड़ी है कि लेटर्स आएगा तो इसका मतलब है कि बस प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बताओ सारे क्या है, कंप्यूटर्स में यूज करने वाले शब्द हैं। USB कंप्यूटर में यूज होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। लेकिन डेड नाम का कोई भी वर्ड सुने हम लोग कंप्यूटर के लिए, यानी कि ये 3 वर्ड क्या है, कंप्यूटर से जुड़े हैं, पर ये वाला वर्ड कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेटर्स आए तो ये दिमाग में ना आ जाए तुरंत कि कुछ सोचे नहीं पहले ही लिखने लगे U अच्छा 21, S अच्छा 19। ये काम नहीं करना है, माइंड को इसमें एकदम खोल के रखना है। जब भी एग्जाम में बैठना है तो जब ये क्लासिफिकेशन का पार्ट आए, यानी कि सबसे अलग देखना है हमको, तो सबसे अलग पहले सोचना भी तो सीखना होगा, तब तो अलग देख पाएंगे। अलग हम सोच नहीं पा रहे हैं, अलग देख कहाँ से लें।
जिस तरफ भेड़ चाल चले जा रहा है, भेड़ चाल में हम भी चले जा रहे हैं। तो उस चीज से बाहर आना है और इस चीज को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन उस हिसाब से हमको टेकल करना है। अब हमको साफ दिख रहा है यूएसबी है, लैन है, रोम है, यानी कि कंप्यूटर वाला पार्ट का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा डेड आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं कि अब इसमें भी हम क्रम मिलाने लगे कि अच्छा इससे क्रम मिलाते हैं, एक नियम ये भी लग रहा है, देखने को एग्जाम में इतना सोचना ही नहीं होता है। एक नियम आपको दिखाई दिया ना, आप वहां पे आंसर मारिए और आगे बढ़िए। ये मत सोचने लगे कि एग्जामिनर क्या सोच के एग्जाम बनाया होगा। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि कोई भी बच्चा पास ना हो। अब तक जब तक आप 10th 12th पढ़ते आए हैं, वहां पे एग्जामिनर क्या चाहता है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे पास हों। और जैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही दूसरा हो जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे पास ही ना हो, वो आपको पास करने सोचता ही नहीं कि आप पास हो, वो हमेशा सोचता है कि आप फेल हो। तो आप एग्जामिनर के माइंड को मत रीड करने लगिएगा कि एग्जामिनर किस माइंड से सेट किया होगा, क्योंकि जैसे ही नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज तो फिर भी सही रहता है, नंबर सीरीज जब आता है उसमें किसी भी लेटर के संग वो गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब में माइनस, क्यूब में डिवाइड, मतलब कुछ भी कर सकता है वो, जो उसके दिमाग में उस टाइम आ रहा होगा। अगर मूड अच्छा रहा तो अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, मूड बिगड़ गया, अब मूड बिगड़ने के पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है घर में लड़ाई हो गई हो, आपस में बन नहीं रही हो, और उसी टाइम पेपर बनाने का आ गया हो प्रेशर कि आपको क्वेश्चन भी बनाना है, तब तो एग्जामिनर अच्छे से बताएगा ना कि अच्छा हमारा मूड खराब है, तुम लोगों का भी हम खराब करेंगे। और वही वजह है कि पेपर में क्वेश्चन भी गलत मिलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करें तो कोशिश करें कि उसमें क्या करें, सबसे अलग सोच पाए हम भी जल्दी से। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन है तो वहां पे ये कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, UST QMO IEJ LSJ। अब ऐसा है तो ये मतलब सोचने लगना कि ये भी किसी वर्ड का मीनिंग निकलता होगा, नहीं निकल रहा है भाई। जिसका निकलेगा एक बार में समझ में आएगा किसका मीनिंग निकल रहा है। अब ये मत सोचना कि इसका भी मीनिंग निकाल दें हम। अब इसमें लेटर्स का ही यूज है, तो इसका यूज है तो इसको करते हैं। U का कितना होगा 21, S का 19, T का 20, Q का कितना होता है 17, M का 13, O का 15, I का 9, E का 5, G का 7, L का होता है 12, H का 8, J का 10। ये नियम बना। अब ये नियम बना तो इसमें देखो अलग दिख रहा है, एक तुरंत दिखाई देने लगा, एक आंख के सामने ही। कौन सा, ये वाला ऑप्शन, कि पहला वाला ऑप्शन अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13, 15 यानी -2 है, 5 और 7 यानी -2 है, या फिर +2 भी कर सकते हैं इसको। इस साइड से हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उल्टा क्यों पढ़े, तो हम लोग सीधा जब पढ़ते हैं तो सीधे साइड से ही लेते हैं, यानी +2 है। अब यहाँ पे 8 + 2 10, और यहाँ पे देखो क्या है 19 + 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हुआ हमारा अलग दिखाई दिया। तो ये जब क्वेश्चन पूछेगा लेटर्स वाला तो उसमें ऐसे नियम लगा के वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जरूरी नहीं कि हर बार आपको लेटर्स से ही काम निकालना हो, कई बार आपको उस वर्ड्स की मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे रहेंगे जिनमें आपको लेटर्स से ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, या तो उनके प्लेस वैल्यू से या फिर उनके अपोजिट वैल्यू से। ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया। पर आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को अरेंज करके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब ये हो गया हम लोगों का दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप जो नंबर वाला आया था उसमें क्या क्या कर सकता था, वो स्क्वायर कर रहा था नंबर का, या क्यूब कर रहा था, या फिर किसी भी नंबर में स्क्वायर और क्यूब को ऐड करा रहा था, या माइनस करा रहा था, यही करा रहा था ना। तो वो एग्जाम में भी यही कराएगा। और यहाँ पे भी देख लिए कि किस टाइप से, 2 टाइप से बनता है क्वेश्चन, दोनों टाइप का हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि वो कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल, बुध, बृहस्पति और डिमोस, फिर है बकरा, बिल्ली, मुर्गी, गाय। ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा जिसमें नंबरिंग किया होगा पहले से 1 2 3 4। ठीक, जब ये किया होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इसमें भी क्या देखना हमको सबसे अलग, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि समूहों को भिन्न से अलग करें, तो अलग करना ही है। तो इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है, मंगल ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, पर ये डिमोस उपग्रह होता है। किसका उपग्रह है,
कमेंट करके बताइएगा और आप लोग क्लास में ही बता दीजिए डिमोस किसका उपग्रह है। ठीक, आगे देखते हैं। बकरा, बिल्ली, मुर्गी, गाय। इसमें देखो अंतर करने का एक चीज ये भी हो सकता है कि ये सब क्या है, जानवर में है, पर मुर्गी क्या है, पक्षी में है। या फिर एक कॉन्सेप्ट ये लग सकता है कि इनके पास 4 पैर हैं, मुर्गी के पास 2 पैर हैं। उनके पास पंख नहीं है, मुर्गी के पास पंख। बहुत सारी चीज से अलग होगा, लेकिन हर बार अलग में हमको क्या मिल रहा है, मुर्गी ही मिल रहा है। ठीक, यानी एक क्वेश्चन के बहुत सारे नियम हो सकते हैं, एग्जामिनर किस नियम से बनाए तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर हर बार हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, मुर्गी ही आ रहा है। क्लियर। उसके बाद दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, चेचक। अब इसको जानकारी के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सब है क्या, और इतना तो जानकारी होगा ही, अब तक पढ़ते आए तो ये सब क्या है, रोग है। अब इन सारे रोगों में अलग कौन सा रोग है, इस बारे की जानकारी कैसे पता चलेगी। अगर हम रतौंधी की बात करें तो ये कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से। क्लियर। और उसके बाद अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी की कमी से। जबकि चेचक क्या है, एक वायरस जनित रोग है। ये सारे क्या हो रहे हैं, विटामिन की कमी से रोग हो रहे हैं, पर ये एक कैसा है रोग है, जो वायरस वाला रोग है। अब यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता था, कोविड-19 भी लिख सकता था, उसके वजह से तो आदमी बहुत बेहाल भी हुआ है, तो वो भी लिख सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे बस हमको अलग क्या देखना था कि ये सब विटामिन वाले रोग हैं और वो क्या है, वायरस वाला रोग है, तो विटामिन वाले से वायरस वाला रोग अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, पादरी, मुनि, सूरवीर और नन। अब जिसको इस बारे में जानकारी होगी वही तो इस क्वेश्चन को करेगा सॉल्व, वरना और कौन करेगा। अब हमको पता होना चाहिए ना कि पादरी, मुनि, सूरवीर, नन, इनके बीच में संबंध क्या है। तो पादरी, मुनि और नन ये सब क्या है, धर्म में बड़े पद हैं, धार्मिक पद हैं सब, कि कोई मुनि महात्मा है, कोई पादरी है क्रिश्चियनों का, नन भी होते हैं क्रिश्चियनों में ही। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, बड़े पोस्ट हो गए। लेकिन सूरवीर क्या है, एक कौशल है कि मतलब हम शक्तिशाली हैं, सूरवीर है। यहाँ पे ये तीनों से अलग क्या दिख रहा है, ये धार्मिक दिख रहे हैं और ये क्या दिख रहा है, कौशल वाला दिख रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, इन तीनों ऑप्शन से अलग हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूरवीर। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मार्च, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर। अब जब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसमें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, यानी कौन से सम दिनों वाला है, कौन 30 का है कौन 31 का है। तो मार्च कितने का होता है, 31 का, अगस्त 31 का, अप्रैल 30 का और दिसंबर 31 का। यानी कि सबसे अलग कौन दिखा हमको, अप्रैल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। ये शब्द वाले जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर वो आपसे इसी तरह के शब्द पूछेगा। अब कुछ और सैंपल हैं जो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जिसमें लिखा है गिटार, सारंगी, बांसुरी और बीड़ा। अब इसमें जितने भी वर्ड दिया ये सब क्या है, वाद्य यंत्र ही है, मतलब सब म्यूजिक में ही काम में लाए जाते हैं। पर इनमें कौन सा अलग होगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। जैसे गिटार हुआ, सारंगी हुआ या फिर बीड़ा हुआ, इनमें क्या लगा होता है, तार लगा होता है, और बांसुरी में तार का यूज नहीं होता है। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, बांसुरी। जबकि यहाँ पे यूज मुख्य किसका होता है, हाथ का होता है, और यहाँ पे मेन यूज किसका होता है, मुंह का होता है। हाथ का भी होता है पर मेन यूज किसका होता है, मुंह का होता है। इससे भी ये चीज अलग हो रहा है। ठीक। उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया है गेंडा, शेर, भेड़िया, बाघ। अब इसमें अलग कौन सा है। अब यहाँ पे उसके क्वेश्चन पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता है कि नहीं कि शाकाहारी और मांसाहारी क्या होते हैं। आपको अगर ये पता है तो अब इनमें से देखिए, शेर मांसाहारी, भेड़िया मांसाहारी, बाघ मांसाहारी। पर गेंडा क्या होता है, मांसाहारी होता है कि शाकाहारी। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि गेंडा होता क्या है रियल में। गेंडा शाकाहारी होता है, बस उसका शरीर विशाल होता है, पर वो होता क्या है, घास फूस फूल पत्ती ही खाता है। ये नहीं कि मांस खाता है, बाकी सब मांस खाते हैं, ये मांस नहीं खाता, बस शरीर हैवी होता है। ठीक, ये भीम समझिए। उसके बाद गंगा, यमुना, कावेरी और नीलगिरी। अब इसमें कौन सा अलग है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो गंगा का तो पता है कि गंगा जी हमारी नदी है भाई, पवित्र नदी भी, और इनको राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा मिल चुका है। ठीक,
यमुना जान रहे हैं, कावेरी जान रहे हैं, पर नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? पर्वत है, तो यहाँ पर ऑप्शन वो अलग हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं अमेरिका, भारत, चीन और मॉस्को। अब इस वाले ऑप्शन में हम कैसे कर पाएंगे? यहाँ पे करने पे भी बस क्या आपका प्रीवियस नॉलेज, आपको पता है कि नहीं? अगर पता है तो आंसर बहुत आसान है, नहीं पता है तो बहुत हार्ड है। और यही हार्ड और सिंपल होने का भी वजह बताता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा हार्ड है। हमको आ रहा है इजी है, नहीं आ रहा है हार्ड है। अब यहाँ पे देखो, अमेरिका खुद अपने आप में एक देश है, भारत देश है, चीन देश है, जबकि मॉस्को क्या है? एक कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? रूस की। ठीक, क्लियर। और इस टाइम ट्रेंड में भी चल रहा है रूस और यूक्रेन, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कीवी, नाशपाती, अनार और आलू, ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में भी हमको बताना पड़ जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका सही आंसर क्या होगा? आलू, क्योंकि ये सब्जी है, बाकी सब क्या है? फल। ठीक, तो ये हो गया आज हम लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट। पहले हम लोग देखें बृहत और लघु वाले कॉन्सेप्ट में कि उसमें क्या करना होता है। दूसरा देखें कि समूहों को अलग करने वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन थे, एक नंबर वाले, दूसरे अल्फाबेट वाले और तीसरे डायरेक्ट शब्द वाले। और उस शब्द वाले में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है जिसका एक लॉजिक होगा, जिसमें 3 कॉमन होंगे, एक अलग होगा। और ये सब जब क्लियर हो गया तो इसी के संग अब हम लोग अपने क्लास को क्या करते हैं, आज के लिए समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।